जय हिंद साथियों, मैं एमडी मुनाब और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बीपीएससी जीएस सेंटर। आज हम लोग एक्सक्रेटरी सिस्टम और उससे जुड़े हुए एक्सक्रेटरी अंग्स यानी हमारे शरीर के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल्स है, टॉक्सिन्स, केमिकल कंपोजिशंस यानी जहरीले तत्व जो विभिन्न माध्यमों से शरीर से बाहर निकलते हैं और इस जहरीले तत्वों को बाहर निकालने में जो भी ऑर्गन्स या बॉडी के अंग काम आता है उसको एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स कहते हैं। और यह प्रक्रिया एक्सक्रेटरी सिस्टम या उत्सर्जी तंत्र के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। तो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में जो भी ऑर्गन्स काम आते हैं जैसे ब्रिक, लीवर, लंग्स, स्किन, इंटेस्टाइन, इन सारे ऑर्गन्स का अपना अपना इम्पोर्टेंट रोल्स है। इन सभी ऑर्गन्स में सबसे महत्वपूर्ण रोल्स भूमिका अदा करता है वो ब्रिक करता है किडनी या गुर्दा, जो ह्यूमन बॉडी में रजमा या सेम के आकार का दो पाया जाता है। यह पीठ के आसपास कमर के क्षेत्र में कशेरुकी प्राणियों में यानी रीढ़ के हड्डी के सटे पीठ में ही दो किडनी पाई जाती है। और इसका वज़न जो होता है ह्यूमन बॉडी में 140 से 150 ग्राम तक का होता है। इसकी साइज़ लेंथ जो होती है वो 4 से 5 इंच की होती है। और किडनी का मेन जो काम है वह बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल्स है यानी अपशिष्ट पदार्थ है, टॉक्सिन्स है यानी जहरीले तत्व है, उसको बाहर निकालना और ब्लड को छानना। तो ये एग्ज़ाम के रिलेवेंट यह जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। बायोलॉजी के अंतर्गत एनाटॉमी ऑफ किडनी को पढ़ना है तो हम लोग इससे जुड़ी हुई तमाम रोचक और इंटरेस्टेड जानकारी लेंगे जो आम जीवन में भी उपयोगी है और एग्ज़ाम के रिलेवेंट तो काफ़ी उपयोगी मानी जाती है। तो सबसे पहले जान लें कि किडनी का जो आकृति यहाँ हम बनाए हैं यह किडनी के बराबर दो हिस्सों में काटा गया है और काटने के बाद की जो स्ट्रक्चर है वह दिखाया गया है। किडनी के बाहरी भाग काटने के बाद ऊपर वाले भाग को हम कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स हो गया। किडनी के मध्य भाग को हम मेडुला कहते हैं। याद रखिएगा, किडनी के बराबर दो हिस्सों में काटने के बाद ऊपरी भाग को कॉर्टेक्स, आप मिडिल वाले भाग को मेडुला कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये सारे स्ट्रक्चर को हम नेफ्रॉन कहते हैं। चूँकि ब्लड का फिल्ट्रेशन, निस्यंदन मौलिक रूप से नेफ्रॉन ही करता है। इसके कई पार्ट्स हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। और ये जो आकृति देख रहे हैं यूरेटर का है। यूरेटर यानी मूत्रवाहिनी। यूरेटर से जो मूत्र निकलता है, यूरिन निकलता है, वो ब्लैडर में जमा होता है और फिर मूत्र मार्ग से, यूरिनरी ट्रैक से बाहर निकल जाता है। और वेस्ट मटेरियल भी बाहर निकलते हैं जैसे यूरिया, और अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने का काम लीवर करता है। यह भी लीवर भी एक महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। मल और विभिन्न प्रकार के जो अपशिष्ट पदार्थ है वो इंटेस्टाइन या आंत से निकलते हैं। स्किन से सीबन और पसीना निकलते हैं। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बलगम, जलवाष्प फेफड़े से निकलते हैं। लेकिन जितने भी वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी से निकलते हैं उनमें सबसे मेन रोल अदा जो करता है वो किडनी करता है। पेरिटोनियम नामक झिल्ली से किडनी ढकी रहती है। एक क्वेश्चन पूछ सकता है, पेरिटोनियम झिल्ली से हमारे शरीर के कौन सा अंग ढके रहते हैं, तो वो किडनी ढकी रहती है। पेरिकार्डियम से शरीर के कौन से अंग ढके रहते हैं, पेरिकार्डियम अगर पूछेगा तो हार्ट होगा। हमारा हृदय जो है पेरिकार्डियम से ढका हुआ है, यानी हृदय को आपस में ढकने वाले जो झिल्ली है उसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। अब पेरिटोनियम कहा जाता है जिससे हमारी किडनी ढकी रहती है। तो किडनी का ये जो स्ट्रक्चर देख लिए, यह धंसा हुआ भाग है, उभरा हुआ भाग कॉर्टेक्स हो गया।
और ये नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन जो है किडनी की महत्वपूर्ण कार्यात्मक इकाई है, एक यूनिट है। जैसे हम मकान बनाते हैं तो उसमें स्टोन्स, ब्रिक्स, सीमेंट लगाते हैं, लेकिन मकान में सबसे मेन जो रॉ मटेरियल है वह क्या है? ब्रिक्स है। उसी तरह से फिल्ट्रेशन के लिए सबसे मेन जो यूनिट है किडनी का वह नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन एक तरह का छन्ना पात्र है। जैसे हम किसी चीज़ को छानते हैं उसी तरह से उसमें फ़िल्टर लगा हुआ है ब्लड को छानने के लिए। तो यहाँ मेनली ब्लड जो है इसको देख लें, रेनल आर्टरी, और यह जो हिस्सा है रेनल वेंस है। रेनल आर्टरी और रेनल वेंस के बारे में जान लें। गुर्दे द्वारा फिल्टर किए गए रक्त को हृदय तक, गुर्दा अगर फिल्टर करता है ब्लड को तो वह हार्ट तक ले जाने का जो काम करता है वह रेनल वेंस करता है। रेनल वेंस और विभिन्न अंगों से जिसमें टॉक्सिन्स और उसके बाद में वेस्ट मटेरियल भी मिला रहता है, वह किडनी तक ब्लड ले आने का काम जो करता है रेनल आर्टरीज, यानी रेनल धमनी जो है अशुद्ध ब्लड को किडनी तक लाता है छानने के लिए, और छाने हुए ब्लड को फिर हार्ट में या अन्य बॉडी में पहुंचाने का जो काम करता है रेनल वेंस करता है, यानी रेनल सीरा। और रेनल धमनी का काम है किडनी तक अशुद्ध ब्लड को लाना, और फिर किडनी छान करके शुद्ध करके उस ब्लड को भेजेगा हृदय में, उसका काम है रेनल वेंस का। और ये दोनों पॉइंट जहाँ मिलते हैं उसे हम प्रवेश द्वार कहते हैं, रेनल हाइलम कहा जाता है। ये दोनों जो एरिया है इसे हम रेनल हाइलम कहते हैं इस क्षेत्र को। रेनम हाइलम में सबसे ज़्यादा यूरिया का सांद्रण होता है, यानी यूरिया स्टोरेज अगर होता है किडनी के किसी हिस्सा में, उसका नाम है रेनल हाइलम। गुर्दे का अवतल सतह जिसे ब्रिकीय नाभिक कहते हैं, वह बिंदु जहां ब्रिक धमनी इस अंग में प्रवेश करती है तथा ब्रिक सिरा बाहर निकलती है। ब्रिक धमनी प्रवेश करती है और ब्रिक सिरा बाहर निकलती है, दोनों को काटने वाले बीच के पॉइंट को हम रेनम हाइलम कहते हैं। और यह एक किडनी का प्रवेश द्वार माना जाता है, यहीं यूरिया स्टोरेज रहता है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप जान लीजिएगा, यूरिया कहाँ स्टोरेज रहता है तो रेनल हाइलम में। रेनल क्या है? एक प्रकार की पाइप है जहाँ पे यूरिया का सांद्रण अधिक पाया जाता है। यूरिया अगर 2 से 3 घंटे तक छोड़ दिया जाए तो वह अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, तो काफ़ी जहरीला साबित होगा। अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है यकृत। जैसे पेशाब में विशेष प्रकार की गंध आती है, उसका मेन कारण है अमोनिया। और हमारे किडनी द्वारा प्रति 24 घंटा में 1.5 लीटर पेशाब यानी यूरिन का निर्माण करता है किडनी, और 180 लीटर प्रतिदिन 24 आवर्स में किडनी ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी है। अब हम लोग जान लें कि ब्लड के अंतिम प्रक्रिया छानने के बाद जो नेफ्रॉन में आती है उसकी हम चर्चा इसमें करेंगे। वह मूत्र बन के बाहर निकलता है यूरेटर द्वारा, फिर यूरेटर से यानी मूत्रवाहिनी से मूत्र जो है मूत्राशय में आता है, और उसके बाद मूत्र मार्ग से बाहर निकलता है। तो हमारे जो मूत्र में जो मूत्र का कंपोजिशन है वो उसमें 95% वाटर होता है। 95% वाटर होता है, 0.3% यूरिक एसिड होता है, 2.7% यूरिया होता है, और 2% साल्ट होता है। इसको याद रखिएगा। यूरिक एसिड की मात्रा मूत्र में 0.3% होती है। तो मूत्र जो है एसिड है, एक प्रकार का अम्ल है। इसका पीएच वैल्यू जो होता है 6 होता है। मूत्र का पीएच वैल्यू कितना होता है? 6 होता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मूत्र का रंग पीला क्यों होता है ये जानना है। जब किडनी ब्लड का फिल्ट्रेशन करती रहती है तो हीमोग्लोबिन टूटता है, जिसे हम यूरोक्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरोक्रोम। इसको भी अलग से बताएंगे। और वही यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। यूरोक्रोम कैसे होता है? जब ब्लड
छानने के क्रम में होता क्या है कि ब्लड का कुछ हिस्सा यानी हीमोग्लोबिन का कुछ हिस्सा टूटता है और इसी के कारण ब्लड छानने के क्रम में जो ब्लड टूटता है वो यूरोक्रोम का निर्माण होता है और वह मलमूत्र के द्वारा, पेशाब के द्वारा, यूरिन के द्वारा बाहर निकलता है, इसलिए उसका कलर पीला होता है। तो किडनी के जो मेन जो डायग्राम में देखे हैं फंक्शंस, उसको थोड़ा सा बारीकी से समझ ले। ग्लोमेरुलस क्या है? ग्लोमेरुलस जो है या बोमेन्स कैप्सूल या नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस, बोमेन कैप्सूल्स और नेफ्रॉन तीनों जो है नेफ्रॉन का 3 पार्ट्स है जो किडनी के अंदर पाया जाता है। इन तीनों का रोल है ब्लड को छानना। सबसे पहले ब्लड जो है किडनी तक रेनल आर्टरीज से पहुंचता है, इससे पहुंचता है जिसे हम रेनल आर्टरीज कहते हैं। ग्लोमेरुलस जो है प्यालीनुमा आकृति होती है नेफ्रॉन में, जिसे हम बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। इसी प्यालीनुमा आकृति में गुच्छे के समान, कुंडली के समान कोशिका गुच्छ होता है, जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस का काम क्या है? देख लीजिए, रक्त का निस्यंदन करना, शुद्ध रक्त को छान के वापस रेनल वेंस के द्वारा हृदय में भेजना नहीं। ग्लोमेरुलस की कोशिका से द्रव के छनकर बोमेन्स कैप्सूल के गुहा में पहुंचती है। जब ग्लोमेरुलस जो है ब्लड को छान करके भेजता है, उस क्रम में कुछ ब्लड जो है अच्छे मटेरियल के साथ, हार्मोन्स, प्रोटीन वगैरह के साथ बोमेन्स कैप्सूल में पहुंचते हैं, विटामिन्स भी रहते हैं। इसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की क्रिया कहाँ होती है? ग्लोमेरुलस में। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की जो क्रिया होती है ग्लोमेरुलस में होती है। ग्लोमेरुलस जो है वो बोमेन्स कैप्सूल का हिस्सा है। बोमेन्स कैप्सूल जो है वह आपको नेफ्रॉन का हिस्सा है और नेफ्रॉन जो है किडनी का हिस्सा है, इसको याद रखिएगा। फिर ग्लोमेरुलस से छनने के बाद कुछ ब्लड का जो हिस्सा है कंप्लीट छना नहीं पाता है, तो वह चला आता है बोमेन्स कैप्सूल्स में। तो बोमेन्स कैप्सूल नेफ्रॉन की प्यालीनुमा संरचना है जो कॉर्टेक्स वाले भाग में रहता है। कॉर्टेक्स वाले भाग में आवश्यक पदार्थ जो रक्त में पाया जाता है उसका रीअब्जॉर्प्शन करता है, पुनरावशोषण कर लेता है। जैसे ग्लोमेरुलस का काम क्या है? ब्लड को छानना, लेकिन यह मात्र 10% ब्लड ही छान पाता है और ब्लड में महत्वपूर्ण कणों को वह छान लेता है जो शरीर के लिए उपयोगी है। तो फिर विभिन्न नलिकाओं के माध्यम से बोमेन्स कैप्सूल नेफ्रॉन तक उसको भेजता है और नेफ्रॉन में पहुंचने के बाद जो ब्लड है, नेफ्रॉन क्या करती है? यूरिया को यूरेटर में भेज देती है, मूत्रवाहिनी में, और ब्लड के जितने भी गुड मटेरियल्स हैं उसको नलिकाओं के द्वारा फिर हृदय तक पहुंचा देती है। याद रखिएगा। तो बोमेन्स कैप्सूल यह नेफ्रॉन की प्यालीनुमा संरचना है जो कॉर्टेक्स क्षेत्र में पाया जाता है। आवश्यक पदार्थ जो रक्त में पाया जाता है उसका पुनरावशोषण करता है, यूरिया को डायलिसिस विधि द्वारा छानकर नेफ्रॉन को देता है। यानी ये जो आकृति बनाए थे ग्लोमेरुलस, बोमेन्स कैप्सूल और नेफ्रॉन, और कंप्लीटली जो यह जो है आकृति है वह नेफ्रॉन की है। एक हिस्सा लेके यहाँ दिखाया गया है। तो नेफ्रॉन की आकृति, मान लीजिए कि आप हाथ देख रहे हैं, सेम इस तरह की आकृति है और इसमें गुच्छानुमा जो ग्लोमेरुलस है, इसमें तार जैसा छोटा छोटा नली है, ये ब्लड को छानता है। पूरे ब्लड को कम्प्लीटली छान नहीं पाता है, तो कुछ हिस्सा पीछे की ओर, जिसे हम बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं, उधर भेजता है। फिर बोमेन्स कैप्सूल ब्लड को ट्रांसफ़र करता है नेफ्रॉन में। तो नेफ्रॉन क्या करता है कि यूरिया को एब्जॉर्ब करके मूत्रवाहिनी में भेजता है, अब बाकी ब्लड को पुनरावशोषण करके शरीर के विभिन्न हिस्सों में भेजता है। तो बोमेन्स कैप्सूल सेकेंड फेज में ब्लड को छानता है। थर्ड फेज में जो ब्लड को छाना जाता है वह नेफ्रॉन के द्वारा छाना जाता है। यूरिया को पेशाब के रास्ते बाहर निकालने का काम नेफ्रॉन करता है
मूत्राशय में जमा रहता है मूत्र, इसी के द्वारा भेजे जाने के बाद। तो यह इम्पोर्टेंट रहा ब्लड प्यूरिफिकेशन से जुड़ा हुआ कंटेंट, जिसमें ग्लोमेरुलस, बोमेन्स कैप्सूल और नेफ्रॉन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इससे जुड़े हुए और कंटेंट हम जानेंगे। देखेंगे कि ब्रिक के ऊपर एक ग्लैंड पाया जाता है, एक ग्रंथि, जिसे हम अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। और इससे हार्मोन निकलती है, एड्रीनेलिन हार्मोन, जो मेडुला से निकलती है। इस हार्मोन को हम लरो या उरो हार्मोन कहते हैं। यह क्रोध, तनाव, डर की स्थिति में हमें मतलब एक सेफ डिसीजन लेने के लिए यह हार्मोन प्रेरित करता है। और इस हार्मोन के स्राव से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आँख की पुतलियाँ फैल जाती है, और फाइनल डिसीजन अपने अंदर जब क्रोध या डर या भय की स्थिति पैदा होती है तब लेने के लिए एड्रिनल ग्लैंड से जो निकलता है एड्रीनेलिन हार्मोन, यही हमें उत्प्रेरित करता है। और इसलिए इस हार्मोन्स को हम लरो या उरो हार्मोन कहते हैं। और यह लरो या उरो हार्मोन जो है मेडुला से निकलता है, और यहाँ किडनी के ऊपर जो ग्लैंड है उसे हम अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। तो अधिवृक्क ग्रंथि से ही जो एड्रिनल ग्रंथि जिसे कहते हैं एड्रीनेलिन हार्मोन निकलती है, और यह क्रोध, तनाव और डर की स्थिति में हमें उचित निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है। तो अधिवृक्क ग्रंथि किडनी के ऊपर पाई जाती है। और किडनी से जुड़ा हुआ कुछ वेस्ट मटेरियल जिसे हम ड्यूरेटिक कहते हैं। ड्यूरेटिक एक्चुअली क्या है? जब पेशाब के स्राव को कोई अपशिष्ट पदार्थ या टॉक्सिन्स या जहरीले तत्व हमारे पेशाब में मौजूद है जो किडनी द्वारा छाने गए हैं, और उसकी मात्रा अगर बढ़ जाए, नाइट्रोजनी युक्त पदार्थ की मात्रा अगर शरीर में बढ़ जाए तब पेशाब का स्राव अधिक होने लगेगा। और जिस पदार्थ के कारण यह स्राव अधिक उत्पन्न होता है उसे हम ड्यूरेटिक पदार्थ कहते हैं। जैसे ड्यूरेटिक पदार्थ के लिए जिम्मेवार है यूरिया, सुक्रोज, ग्लूकोज, कैफीन, मनिटॉल। ये ऐसे वेस्ट मटेरियल है जिसकी मात्रा हमारे बॉडी के अंदर अधिक हो जाए तो पेशाब के यूरिन का अत्यधिक स्राव होने लगेगा, और इससे किडनी फेल होने की डर होगी। अगर प्रोटीन की मात्रा ब्लड में अधिक हो जाए तो नेफ्रॉन, किडनी का जो इम्पोर्टेंट क्रियात्मक इकाई है, वो ब्लड को छानने में दिक्कत उसे हो सकता है। वैसी स्थिति में किडनी के अंदर जो जालीनुमा आकृति है, नेफ्रॉन है, उसकी जो छोटी छोटी नलिकाएं हैं, अगर ब्लड में अगर प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, वह धीरे धीरे छिद्र बंद होने लगेगा, हाथ पाँव में सूजन हो जाएगी, भेन के जो कलर हैं नीले हो जाएंगे, और मृत्यु की संभावना भी बन जाएगी। तो एक्सक्रेटरी यूनिट्स के नाम से नेफ्रॉन को जाना जाता है। नेफ्रॉन ब्रिक का क्रियात्मक इकाई भी है, और उत्सर्जी इकाई भी नेफ्रॉन को माना जाता है। और नेफ्रॉन के वह भाग जिसे बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं, ब्लड को छानने की सेकेंड फेज की प्रक्रिया उसमें शुरू होती है तो कुछ अपशिष्ट पदार्थ नेफ्रॉन को ट्रांसफ़र वो बोमेन्स कैप्सूल कर देता है, और कुछ ब्लड को छानता है, और इस प्रक्रिया को हम डायलिसिस कहते हैं। तो डायलिसिस एक्चुअली किडनी के द्वारा संभावित होती है, और जिस विज्ञान में हम किडनी का स्टडी करते हैं उसे हम नेफ्रोलॉजी कहते हैं। जैसे विभिन्न लॉजी को हम लोग अलग से पढ़ेंगे, बायोलॉजी का एक मेन ब्रांच है नहीं, और कार्डियोलॉजी में हृदय का अध्ययन किया जाता है, ओफियोलॉजी में सांपों का अध्ययन किया जाता है, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है, ओंकोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से जितने भी लॉजी हैं वो बायोलॉजी का एक ब्रांचेज है जिसे हम अलग से पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।